नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीपीबी के अंदर IPR 312 के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सुई जेनेरिक्स राइट्स। ये सुई जेनेरिक्स राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा टॉपिक है, लगभग 5 से 10 मिनट का सेशन होगा। उसके बाद में हम जो हमारे प्लांट ब्रीडर राइट्स से छोटे छोटे जो टॉपिक रह गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यह सुई जेनेरिक्स जो राइट्स होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ को समझने से पहले हमें 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि सुई जेनेरिक्स राइट्स को पढ़ने से पहले हमें IPR के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये दोनों शब्द मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इन दोनों में माइनर डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम बात करें IPR की, ठीक है ना। IPR की बात करें, IPR के अंदर एक टर्म आता है प्रॉपर्टी। क्या आता है? प्रॉपर्टी, जिसके अंदर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका पूरा नाम होता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है? हमारे प्रॉपर्टी का अर्थ होता है हमारी जो भी संपदा होती है या फिर हमारी जो निजी जो संपत्ति होती है उसे हम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारे मूवेबल और एक होती है नॉन मूवेबल, ठीक है ना। ये जो हमारी संपत्ति होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है चल संपत्ति यानी मूवेबल, और एक होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति क्या होती है? जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जा सकते हैं, वो हमारे चल संपत्ति होती है। जैसे हम बात करें हमारा गोल्ड हो गया, वो हमारे सोना जो होता है वो मूवेबल के अंदर आता है। हमारा फार्म मशीनरी हो गई, हमारा पैसा हो गया, ये जितनी भी जो संपत्ति होती है वो चल संपत्ति होती है। और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते उसे हम नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, हमारा खेत हो गया, ये हमारे नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। खेत का आसपास से हमने जो बाड़ लगा रखी है वो हमारे नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमारी सारी चीज़ आ जाती है। हमारा पैसा आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, हमारे जानवर आ जाते हैं यानी मवेशी जानवर वो आ जाते हैं हमारे। इसके अतिरिक्त हम फार्म मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, ये जितने भी फार्म मशीनरी होती है सब मूवेबल में आती है, ठीक है ना। तो ये IPR के अंदर आता है। लेकिन IPR के अंदर जो IPR का अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि से उत्पन्न हुई संपत्ति क्या कहलाती है? हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बुद्धि से उत्पन्न हुई संपत्ति हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। और जब इसकी हम सुरक्षा करने लग जाते हैं तो इसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। अब ये जो हमारी बुद्धि से जो उत्पन्न होने वाली जो संपत्ति होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो जो एक संपत्ति वह होती है जो IPR के अंदर आती है, यानी कि हम अगर हमारी बुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो संपत्ति होती है उसको अगर हम कॉपीराइट के माध्यम से, पेटेंट के माध्यम से और जितने भी ट्रेडमार्क होगा, ट्रेड सीक्रेट होगा, इनसे अगर संरक्षण दे रहे हैं तो वो किसके अंदर आते हैं? IPR के अंदर आते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि से उत्पन्न होने वाली कई सारी ऐसी थॉट्स भी होते हैं या ऐसे आविष्कार भी होते हैं जिनको हम IPR के माध्यम से उनको पेटेंट नहीं दिलवा सकते हैं, उनका ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, GI टैग ये उनको हम नहीं दे सकते। तो उनकी सुरक्षा करने के लिए जिस हम अधिकार का उपयोग करते हैं उसे हम सुई जेनेरिक्स राइट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे सुई जेनेरिक्स राइट्स क्या होते हैं? तो ऐसे अधिकार जो किसी यूनिक थॉट के कैरेक्टर को शो करते हैं उसे हम सुई जेनेरिक्स राइट्स के नाम से जानते हैं। अब सुई जेनेरिक्स राइट्स का एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप ये मान के चले, जैसे प्लांट ब्रीडर्स की बात करिए, अब हम एक फार्मर की बात करें। फार्मर क्या है? किसान होता है। और किसान क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मान लीजिए उसके द्वारा अगर कोई किस्म विकसित की जाती है तो वो उस किस्म को हम ना ही पेटेंट दिलवा सकते हैं, ना ही उसको कॉपीराइट दिलवा सकते हैं, ना ही उसको GI टैग या ऐसे जो IPR के अंदर आते हैं संरक्षण के लिए जो 7 जो हमारे प्रकार होते हैं उनके माध्यम से हम किसी किस्म को संरक्षण नहीं दे सकते। तो उस विकसित नई किस्म जो होती है जो फार्मर के द्वारा विकसित की जाती है उस किस्म को अगर हम नया उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते हैं कि उसकी कोई कॉपी ना बना ले, तो उसको संरक्षण देने के लिए हम जिस मेथड का उपयोग करते हैं, जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं उसे हम सुई जेनेरिक राइट्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जनरली आपने सुना होगा जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट का नाम सुना होगा। ये जो एक्ट होते हैं उन एक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, इन जो प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, फार्मर जो होते हैं, इनके द्वारा अगर कोई विकसित किस्म की जाती है तो उन्हें हम सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह होता है हमारे सुई जेनेरिक्स राइट्स। इतना जो मैंने बताया आपको ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम इसकी तथ्यात्मक जो जानकारी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तथ्यात्मक जानकारी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें जो सुई जेनेरिक जो टर्म है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारे लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? तो उसका नाम हो जाएगा देयर फॉर काइंड। क्या हो जाएगा? देयर फॉर काइंड। इसका अर्थ होता है, हो सकता है न्यू टाइप के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि जो सुई जेनेरिक जो टर्म है वो किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है? तो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और इसका जो अर्थ क्या होता है? तो देयर फॉर काइंड इसका अर्थ होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो सुई जेनेरिक्स राइट्स जो होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन मैंने आपको इससे पहले बोल के बता दी थी, एक बार आप फिर से देख लेना। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे थॉट या ऐसे विचार जिनमें क्या हो? ऐसे थॉट या ऐसे विचार जिनमें विशेष या यूनिक गुण या कैरेक्टर हो, विशेष या यूनिक गुण हो। ऐसे थॉट को या ऐसे विचार को हम क्या कहते हैं? ऐसे विचार को हम सुई जेनेरिक्स के नाम से जानते हैं। और जब ऐसे विचारों की हम क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, तब उसे हम सुई जेनेरिक्स राइट्स के नाम से जानते हैं। और इसे तो हम क्या कहते हैं? ऐसे विचार जिनमें विशेष गुण होते हैं उसे हम सुई जेनेरिक्स के नाम से उसे जानते हैं। और जब इनका क्या करते हैं? हम संरक्षण करते हैं या इनका क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं।
जब इनका हम संरक्षण करने लग जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं या राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये का जो अधिकार या संरक्षण करने का जो कार्य कर रहे थे, ये कार्य हम किसके अंदर कर रहे थे, हम आईपीआर के अंदर भी कर रहे थे। लेकिन आईपीआर के अंदर हम जो संरक्षण देने का काम कर रहे थे वो 7 के माध्यम से कर रहे थे। किन किन के, पेटेंट के माध्यम से, जीआई टैग के माध्यम से, इसके अतिरिक्त हम कर रहे थे हमारे ट्रेड सीक्रेट हो गया, और इसके अतिरिक्त ट्रेडमार्क हो गया, हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो गया। इनके माध्यम से हम क्या कर रहे थे, हमारा जो थॉट थे, जो हमारे विचार थे, उनका हम क्या कर रहे थे, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन किसानों के द्वारा अगर प्लांट ब्रीडर के माध्यम से अगर कोई किस्म विकसित की जाती है तो उनको अगर हम संरक्षण देना चाहते हैं तो उनके संरक्षण के लिए जिस मेथड का उपयोग करते हैं वो होता है हमारा सुई जेनेरिक्स राइट्स होते हैं। और इसके अंदर हम इनका संरक्षण किस माध्यम से कर सकते हैं, तो हम इसके माध्यम से, किसके माध्यम से कर सकते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। ये जो एक्ट होते हैं, इन एक्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी किस्में हैं जो किसानों के द्वारा विकसित की जाती हैं उनका हम संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल याद रखना है। अब हम बात करें जो सुई जेनेरिक्स राइट्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हमारे किसानों के द्वारा विकसित करने वाली जो किस्में होती है वो कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं वो हम देख लेते हैं। केवल हम हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से देखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारे प्लांट ब्रीडर्स राइट, ठीक है ना। यानी कि अगर पादप प्रजनक के द्वारा कोई किस्म विकसित की जाती है, अगर उसके हम किस्म को संरक्षण प्रदान करना होगा तो हम क्या करेंगे, सुई जेनेरिक्स राइट्स का उपयोग करेंगे। और उसके अंदर किसका यूज लेंगे, हम प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इन जो प्लांट ब्रीडर हो गए हमारे, इसके अतिरिक्त हम बात करें हमारे किसान या फिर फार्मर राइट्स हो गए, ठीक है ना, फार्मर राइट्स हो गए। इन सभी का अगर हमें संरक्षण करना है तो वो जो संरक्षण करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे, हम इस एक्ट के माध्यम से करेंगे। लेकिन ये सभी के सभी एग्जांपल किसके होंगे, वो होंगे हमारे सुई जेनेरिक्स राइट्स के एग्जांपल होंगे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। इसी के साथ हमारा जो सुई जेनेरिक्स जो राइट्स है वो कंप्लीट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, तो पहला एडवांटेज जो हमारे किसान और प्लांट ब्रीडर्स के जो ये हमारे कैरेक्टर हैं या फिर हमारे जो इसके बेनिफिट है, फार्मर राइट्स के क्या क्या अधिकार होते हैं, और जो ब्रीडर्स होता है, प्रजनक होता है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, वो सारे के सारे हमारे किसके बेनिफिट हो जाएंगे, सुई जेनेरिक्स राइट्स के बेनिफिट हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा बहुत तो पहले इस टर्म के बारे में नहीं पता था, लेकिन जितना मैंने बताया उतना आपको याद होगा, तो आप इसके अंदर काफी चीजें आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा सुई जेनेरिक्स राइट्स कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, ITPGRFA के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम ITPGRFA के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है पादप किस्म के संरक्षण के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है ITPGRFA क्या है, उसके बारे में हमको जो जो बातें पता है उसके बारे में लिखनी है, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं, ITPGRFA, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ITPGRFA ये टॉपिक है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है हमें न्यू टाइप के अंदर 1 नंबर के अंदर फुल फॉर्म पहुंच ले जाए, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम ये कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, और इसका जो मेन की पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसके फंक्शन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, टी से हो जाएगा ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका पूरा नाम होता है। पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका पूरा नाम होता है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद में हम इसके बारे में नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका किस वर्ष अपनाया गया था, यानी कि ये अस्तित्व में कब आया था, इसको कब अपनाया गया, इसके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है ना। 4-5 बातें हैं वो हमें देखनी है। इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था वर्ष 2004 में, सॉरी वर्ष 2001 में इसको अपनाया गया था, वर्ष 2001 में इसको अपनाया गया था। और किसके द्वारा अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO के द्वारा इसको अपनाया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एजेंसी का काम करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली की राजधानी के अंदर है। ये हमें याद रखना है। इसके द्वारा इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 2001 में अपनाया गया था। लेकिन ये अपना इसने जो कार्य करना कब लागू किया, इसने कब लागू किया था, वो किया था 2004 में इसने अपना कार्य करना लागू किया था। ये 2 बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहला तो इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है। सेकंड, इसको अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, 2001 में अपनाया गया था। और किसके द्वारा अपनाया गया, FAO के द्वारा अपनाया गया था। ये पूरा नाम होता है इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय रोम के अंदर है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अंदर एजेंसी का एक कार्य करता है। इसने अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया, लागू कब हुआ, 2004 के अंदर ये लागू हुआ था। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसका हम बात करें सदस्य देश कितने हैं,
देश, सदस्य देश की बात करें तो इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, तो इसके जो सदस्य देश हो जाएंगे वो हो जाएंगे 149। कितने सदस्य देश हैं, 149 इसके सदस्य देश है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। कितने इसके सदस्य देश है, 149 सदस्य देश है, यानी कि जितने हमारे FAO के जितने सदस्य देश है उतने ही हमारे जो ITPGRF है इसके सदस्य देश हो जाएंगे। ये अभी हमें याद रखना है कितने सदस्य देश, हालांकि अभी तक प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार प्रश्न पूछा जाए कि ITPGRF के अंदर कितने सदस्य देश है, तो 149 इसके अंदर सदस्य देश हो जाएगा। अब इसका प्रमुख जो भी फंक्शन है या इसके जो भी उद्देश्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रमुख रूप से 5 इसके उद्देश्य हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसका हम बात करें उद्देश्य या फिर इसके हम कार्य की बात करें तो पहला इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो फंक्शन है वो हो जाएगा इसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करना। इसका जो पहला कार्य वो क्या है, तो खाद्य सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करना, यानी कि जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या होता है, खाद्य जो पूरे विश्व के अंदर जो भी जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर भूखमरी ना आ जाए उसके लिए जो भी खाद्य पदार्थ या जो भोजन की सहायता भेजी जाती है उनके लिए पूरा कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो उसी के अंडर में इसका बनाया गया था। तो इसका पहला कार्य क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करना है, यानी कि अगर कोई भी कमोडिटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, जो खाद्य सुरक्षा के अंदर आती है, खाद्य चीज़ों के अंदर आती है, तो उनकी क्या करता है, पूर्ण रूप से सुरक्षा करने का काम करता है। उसके अंदर कोई किसी प्रकार का केमिकल ना जाने पाए दूसरी जगह पर, या फिर उसके अंदर कोई जहरीला पदार्थ ना चला जाए जिसकी वजह से वहाँ पर जाने के बाद में और जो भूखमरी है वो भूखमरी तो शांत ना, और वो वहाँ पर जाने के बाद में वो लोगों को और समस्या का कारण बन जाए, ठीक है ना। तो पहला इसका कार्य क्या होता है, खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हो जाएगा इसके अंदर संरक्षण के माध्यम से, नंबर सेकंड हो जाएगा संरक्षण के माध्यम से पादप आनुवांशिक संसाधन का आदान प्रदान करना। इसका जो दूसरा कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो संरक्षण के माध्यम से क्या करना, जो भी हमारे पादप आनुवांशिक संसाधन उनका क्या करना, आदान प्रदान करना। यानी मान लीजिए कि हमने एक विकसित देश है जिसने कोई ऐसी प्लांट की वैरायटी डेवलप की है जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक और हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होने लग जाए, तो हम क्या करेंगे संरक्षण के माध्यम से, यानी कि हमने क्या किया, उनके पास में खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थ भेजा, लेकिन उसके बदले में हम क्या करेंगे, उनके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो उन्होंने विकसित किस्म अच्छी मात्राओं वाली जो किस्म विकसित की है उसको हम अपने यहाँ पर मंगा लेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, संरक्षण के माध्यम से पादप आनुवांशिक संसाधनों का क्या करना, आदान प्रदान करना, इसका दूसरा उद्देश्य रखा गया। नंबर थर्ड हम बात करें, नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर नंबर थर्ड हो जाएगा कृषक अधिकार की रक्षा करना, कृषक अधिकार की क्या करना, रक्षा करना। इसका जो तीसरा उद्देश्य या कार्य क्या हो जाएगा, कृषक जो फार्मर है उसके क्या करना, अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करने के लिए भी बाध्य करता है। यह हमारा एक जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया गया था, तो कृषक अधिकार की रक्षा करने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें जलवायु अनुकूल किस्म विकसित करना, जलवायु अनुकूल किस्म विकसित करना। क्या करना, जलवायु अनुकूल किस्म विकसित करना, यानी कि आप सभी जानते हो कि जो हम सभी जो अलग अलग देश है उन सभी देशों की जलवायु अलग अलग है, तो जिस देश की जलवायु है उस जलवायु के अनुरूप किस्में विकसित करना, उसके लिए भी ये क्या करता है, फंड अरेंज करता है, और साथ ही साथ में जलवायु के अनुकूल के लिए जो किस्में होती है उनको बढ़ावा देने के लिए ये फंड अरेंज करता है, और साथ साथ में इनको बढ़ावा भी देता है, और जो वैज्ञानिक होते हैं उनके ज्ञान का आदान प्रदान भी करता है ताकि जलवायु के अनुरूप हम किस्में विकसित कर सकते हैं। तो इसके 4 फंक्शन होते हैं, ये हमें याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें इसके बारे में 4-5 बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा इससे प्रश्न आया हुआ है कि ITPGRF पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। ये इतना सा प्रश्न आया हुआ है, 5 क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, ये हमें याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैंने बता दिया, क्या क्या बातें आपको लिखनी है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगभग 7-8 बातें आपको बता दी। अगर ये बातें आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमने आज 2 टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, ये दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे हुए, और ये बुक के अंदर भी दे रखा होगा, लेकिन बहुत ही कम दे रखा होगा, या फिर जो इसकी लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ पाती, तो मैंने आपको सरल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है कल हमें ये पेपर के अंदर मिल जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और पेपर अच्छा देकर आना, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ सिलेबस में से आपको प्रश्न मिलते हैं तो फीडबैक जरूर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम दूसरी सब्जेक्ट के लिए भी प्रेरित हो सके कि हम और दूसरी सब्जेक्ट जो आप बोलोगे उन सब्जेक्ट के लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।